हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्कॉर्बिक एसिड बच्चे मैं बता रहा था कि इसका अदर नेम जो है वो विटामिन सी का अदर नेम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, या इसका हम कहते हैं कि एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन सी इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो मैंने बताया कि विटामिन सी जो है इसको आपने लिपन कॉर्ड से पढ़ना है, लेकिन कुछ एंजाइम्स के नेम्स जो हैं वो आपको हार्पर के अंदर मिलेंगे, वो आपने वहां से पढ़ने हैं, वो एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है वाइट एस्कॉर्बिक एसिड जो है, और ये एक एससीक्यू है यूएचएस का। ये जो बी पॉइंट है ये एससीक्यू में आता है, और इसमें ये जो 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं मैंने, यही आता है कि राइट डाउन द एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स। तो कौन कौन से विटामिन्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, और बीटा कैरोटीन, या जिसको विटामिन ए कहते हैं। तो हमने एक एंजाइम पढ़ा था एस के नाम से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीई। तो आप उससे याद रख सकते हैं कि विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए, जिसकी फॉर्म बीटा कैरोटीन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ना मुख्तलिफ फ्री रेडिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं वो होती हैं, सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो फ्री रेडिकल्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर जनरेट करवाते हैं। वो खुद भी फ्री रेडिकल्स होते हैं और मजीद फ्री रेडिकल्स जो हैं वो जनरेट करवाते हैं, जो कि डैमेजिंग इफेक्ट्स रखते हैं। ठीक है, तो उनके डैमेजिंग इफेक्ट से बचने के लिए हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि उनको रिड्यूस कर देते हैं। तो ये विटामिन सी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, उन ऑक्सीडेंट्स को रिड्यूस करता है। उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन उनको दे देते हैं, तो वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो उनका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो फिर हमारी बॉडी के ऊपर नहीं आता। तो ये एक ऐसी क्यों है यूएचएस का कि राइट डाउन द एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स। ठीक है, तो उनमें आपने विटामिन सी लिखना है, विटामिन ई लिखना है, और बीटा कैरोटीन लिखनी है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे वही बात इसने लिख दी कि एस्कॉर्बेट इज एन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर। और विटामिन सी जो है को एंजाइम होता है किन एंजाइम्स के लिए, हाइड्रोक्सीलेजेस के लिए। ठीक है, और ये मुख्तलिफ हाइड्रोक्सीलेजेस हैं, बहुत ज्यादा इनके नेम्स हैं। ठीक है, आपने जस्ट जो हार्पर के अंदर लिखे हैं उनको देखना है, और वो एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोक्सीलेजेस जो है ये दो तरह के हो सकते हैं। हाइड्रोक्सीलेजेस एंजाइम्स है, इनके अंदर कोई ना कोई मिनरल होता है, यानी कुछ हाइड्रोक्सीलेजेस ऐसे होंगे जिनके अंदर आयरन होगा, कुछ हाइड्रोक्सीलेजेस ऐसे होंगे जिनके अंदर कॉपर होगा। तो ये विटामिन सी का क्या रोल है उसके अंदर, तो हाइड्रोक्सीलेजेस जिनके अंदर आयरन फॉर्म होती है ये उसको रिड्यूस फॉर्म में रखता है, यानी Fe2+ के अंदर आयरन की जब ये हाइड्रोक्सीलेजेस एक्ट करते हैं ना, तो जो आयरन होता है ना उसकी वैलेंसी चेंज होके Fe3+ हो जाती है। तो विटामिन सी दोबारा उसको जो है क्या करता है, रिड्यूस कर देता है Fe2+ के अंदर। ठीक है, तो एंजाइम दोबारा एक्टिव हो जाता है। इसी तरह जो एंजाइम जो है, जिस तरह हाइड्रोक्सीलेजेस कॉपर कंटेनिंग होंगे, उनके अंदर कॉपर की वैलेंसी चेंज हो रही होती है +1 से +2 की तरफ। तो उसको दोबारा रिड्यूस करने के लिए विटामिन सी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे एक बात नहीं लिखी हुई, न्यू एडिशन के अंदर आपको मिलेगी कि विटामिन ई जो है इसकी एक्टिवेशन के लिए भी विटामिन सी की जरूरत होती है। वो कैसे, कि विटामिन ई जब एक दफा काम करता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसको दोबारा रिड्यूस करने के लिए भी विटामिन सी रिक्वायर होता है। और विटामिन ई की जो एक्टिव फॉर्म होती है वो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। तो विटामिन सी बेसिकली हमारे पास क्या काम कर रहा है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसने जहां भी एक्ट करना है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो है इसने काम करना है। तो ये हमारा यहाँ तक इसने जो लिपन कॉर्ड के अंदर लिखा हुआ है वो है। ठीक है, अब हम जो है इसको अपने तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन सी जो आज का हमारा स्लाइड्स के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये इसके सोर्सेज क्या हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। आंवला है, गुआवा, अमरूद है, लाइम है, लेमन। ठीक है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर विटामिन सी होता है। ठीक है, इसके साथ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और दूध है, एनिमल प्रोडक्ट्स, लिवर और फिश, इनमें भी विटामिन सी की काफी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। अब एग जो है उसके अंदर तकरीबन सारे विटामिन होते हैं, लेकिन विटामिन सी जो है वो एग के अंदर नहीं होता। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं और ये हम देखते हैं। कोलाजिन फॉर्मेशन, ये आप फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर टॉपिक है। ठीक है, वो अलग से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का टॉपिक है, तो उस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। एक कोलाजिन जो है बेसिकली ये मैट्रिक्स बनाता है। आपकी स्किन जो है इसकी इलास्टिसिटी जो है ये भी इसकी वजह से होती है। लंग्स की इलास्टिसिटी जो है उसमें भी कोलाजिन का रोल होता है। तो बेसिकली कोलाजिन जो है इसकी फॉर्मेशन में, कोलाजिन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो आप पढ़ेंगे कि इसके अंदर 3 अमाइनो एसिड होते हैं बेसिकली। नंबर 1 पे होता है ग्लाइसिन,
और नंबर 2 पे होता है प्रोलीन, उसकी हाइड्रोक्सी फॉर्म, और नंबर 3 पे होता है हाइड्रोक्सी लाइसिन। ठीक है, तो ये जो तीन है ना, इन तीनों का सीक्वेंस जो है तकरीबन 1000 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा होता है। यही तीनों का सीक्वेंस बार बार रिपीट हो के कोलाजिन बनाता है। तो क्योंकि हमारे पास जो अमाइनो एसिड नॉर्मली प्रेजेंट होता है वो होता है प्रोलीन, ठीक है, जो बॉडी में बनता है वो तो प्रोलीन होता है ना। तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन बनाने के लिए एंजाइम होता है पोरोलाइल हाइड्रोक्सीलेज। पोरोलाइल हाइड्रोक्सीलेज क्यों? क्योंकि उसने प्रोलीन की क्या करनी है, हाइड्रोक्सिलेशन, तो उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करवाना है। इसी तरह लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज कौन सा एंजाइम होगा जो लाइसीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करवाएगा। अब इस रिएक्शन के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए, और आयरन चाहिए होता है, ठीक है, साथ में अल्फा कीटोग्लूटारेट चाहिए होता है। तो ये तीन जो है आपने याद रखने हैं इस रिएक्शंस के, ये आपको फाइब्रस प्रोटीन में काम आएगा। ठीक है, ये वैसे उस सिंथेसिस का मैंने वहां से रिएक्शन उठाया है, यहाँ पे इसका ताल्लुक नहीं है। आपने जस्ट याद रखना है कि विटामिन सी जो है वो कोलाजिन फॉर्मेशन में यूज होता है। और रिएक्शन कौन सा होता है, पोरोलाइल हाइड्रोक्सीलेज या फिर लाइसाइल हाइड्रोक्सीलेज। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब ये बात मैं आपको एक बता दूं कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है फिर ट्रांसलेशन होती है, अगर उस दौरान जो है प्रोटीन्स के साथ कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसको कहते हैं को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। कि जब ट्रांसलेशन हो रही थी तब जो मॉडिफिकेशन होगी इसको को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। और जब प्रोटीन बन चुकी थी, जिस तरह ये प्रोटीन अब बन गई है, अब बनने के बाद इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं इसको हम कहेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। यानी ट्रांसलेशन होने के बाद जो मॉडिफिकेशन हो रही है उसको हम कहेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये हम अमाइनो एसिड के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन जो है ये कोलाजिन के अंदर क्रॉस लिंकिंग जो बनती है ना, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। और ये क्रॉस लिंकिंग बेसिकली जो है वो कोलाजिन फाइबर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है। तो अगर विटामिन सी नहीं बनता तो हमारा कोलाजिन नहीं बनेगा, और जो स्ट्रेंथ फाइबर की स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो जहां जहां कोलाजिन प्रेजेंट है उन तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, और उस कंडीशन को हम स्कर्वी का नाम देंगे, जो कि हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बोन फॉर्मेशन के अंदर भी विटामिन सी का रोल होता है। वो कैसे? कि बोन जो है इसके पास तीन चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है, एक इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है, और तीसरी चीज होती है कोलाजिन। ठीक है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में जो आपकी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो आते हैं। कोलाजिन जो है वो आपको पता है उसकी सिंथेसिस के लिए क्या चीज चाहिए, विटामिन सी। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली इसका बोन फॉर्मेशन के अंदर भी रोल प्रेजेंट है। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको पता है मिनरल्स आ जाते हैं सारे, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे जो है बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब थर्ड फंक्शन जो है वो हमने कल डिस्कस किया था, मैंने कहा था हिमेटोपोइटिक जो विटामिन हैं उसमें हमने विटामिन B9, विटामिन B12 और मैंने कहा था विटामिन सी भी आता है। तो वह कैसे आता है कि आयरन और हीमोग्लोबिन का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी उसमें जो आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है ना, बेसिकली वो होती है Fe2+ के अंदर। ये डायग्राम देखें, ये जीआईटी के अंदर फूड के अंदर जो आयरन आता है ना वो Fe3+ की फॉर्म में होता है। और Fe3+ का दूसरा नाम इसको हम नॉन हीम आयरन भी कहते हैं। जो हीम के अंदर आयरन होता है ना वो Fe2+ के अंदर होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म इसकी एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो जो फूड के अंदर हम लेते हैं उसमें तो Fe3+ होता है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। उसकी रीजन क्या होती है यहाँ पे नहीं लिखी हुई। एक यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होता है बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको कहते हैं डाईवेलेंट ट्रांसपोर्टर, DMT। अब वो डाईवेलेंट ट्रांसपोर्टर बेसिकली उन आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है जिनकी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, डाईवेलेंट ट्रांसपोर्टर। तो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए इसकी Fe3+ फॉर्म यानी नॉन हीम फॉर्म जो है उसको हीम फॉर्म में या 2+ फॉर्म में या रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो वो कौन करता है, आपका एस्कॉर्बिक एसिड। वो इसको रिड्यूस करता है और 3+ की जगह जो है ये Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इसको जो है डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर या DMT जो है वो इसको GIT से अंदर एब्जॉर्ब करवा देता है। बाकी का ये आयरन मेटाबॉलिज्म जो है हम इसके मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे, तो ये जस्ट एब्जॉर्प्शन हमारे रेलेवेंट की। तो आयरन की एब्जॉर्प्शन अगर इस पे डिपेंड कर रही है विटामिन सी के, और आयरन जो है वो आगे जाके हीम सिंथेसिस में यूज होना है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन बनने में यूज होना है। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो आरबीसीज नहीं बनेंगे, और आरबीसीज नहीं बनेंगी तो उसी को हम नाम देते हैं क्या, अनीमिया। तो इस वजह से विटामिन सी की डेफिशिएंसी से अनीमिया भी होती है। ठीक है, और इसका हेमेटोपोइटिक रोल भी आपको समझ आ गया, ठीक है, कि ये क्यों यूज हो रही है। इसके साथ जो है विटामिन सी जो है ये मेथिमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट करता है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो है जो हीमोग्लोबिन होती है ना,
हीमोग्लोबिन के अंदर Fe2+, मैंने आपको कहा था कि ये जो हीम आयरन इसको हम कहते हैं। नॉन हीम आयरन क्या होता है? Fe3+, जिसको हम ऑक्सीडाइज्ड आयरन कहते हैं, वो नॉन हीम आयरन है बेसिकली। और हीम आयरन कौन सा होता है? जो Fe2+ फॉर्म में होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर ये Fe2+ की फॉर्म में है। सम टाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर और भी काफी सारे टॉक्सिन्स होते हैं, वो हीमोग्लोबिन को एक नई फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं मेथिमोग्लोबिन। ये भी आपका ग्लोबुलर प्रोटीन्स का टॉपिक है, ये उसके अंदर मैंने वहां से डायग्राम उठाई है। तो आपने जस्ट याद रखना है कि ये इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, जस्ट आपने याद रखना है कि इसका जो रोल है विटामिन सी का, वो ये है कि ये मेथिमोग्लोबिन को उसकी रेड्यूस्ड फॉर्म यानी एक्टिव फॉर्म हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है। तो हमारी बॉडी में कई ज्यादा ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, वो हीमोग्लोबिन को मेथिमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। मेथिमोग्लोबिन का कलर होता है तकरीबन डार्क किस्म का ना, डार्क चॉकलेट कलर का। तो ये फिर हमारी बॉडी का कलर भी चेंज कर देती है जब ये ज्यादा लेवल हो जाता है ना। ये एक डिजीज भी है, ठीक है, बेसिकली एक डिजीज भी है जिसके अंदर मेथिमोग्लोबिनीमिया हो जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारी बॉडी का कलर चॉकलेट कलर हो जाता है, उसको चॉकलेट कलर अनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी का क्या रोल है कि एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज, इसको मेथिमोग्लोबिन रिडक्टेज भी कहा जाता है। वैसे आप वही याद रखें, इजी रहेगा, मेथिमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम। वो ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है, उसकी रिडक्शन कर देता है हीमोग्लोबिन के अंदर। तो इसकी जो एंजाइम है आपका रिडक्टेज, इसके अंदर भी आयरन होता है। ठीक है, साइटोक्रोम B5 या मेथिमोग्लोबिन रिडक्टेज के अंदर भी आयरन होता है। तो जब वो इसको रिड्यूस करता है तो उसका अपना आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी रिडक्शन के लिए भी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है एज ए कोफैक्टर। ठीक है, और इसके अलावा जो है NaDH भी इसके अंदर यूज हो रहा होता है, वहां से भी हाइड्रोजन लिया जाता है, वहां से भी इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट करके इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा फंक्शन है वो ये भी ये सेकेंड ईयर के रेलेवेंट है, ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म। के विटामिन सी जो है ट्रिप्टोफैन से, ट्रिप्टोफैन की हाइड्रोक्सिलेशन होती है, ये मेटाबॉलिज्म आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। तो इसको बस आपने इतना याद रखना है कि ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म इसका रोल है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन की हाइड्रोक्सिलेशन करवानी है एक एंजाइम में, उसके एंजाइम का नाम क्या होगा? ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज। और उससे बनेगा क्या? हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए हमने कहा जितने भी हाइड्रोक्सिलेजेस हैं तकरीबन सारे जो है वो विटामिन सी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो रीजन आपको पता है कि उनके अंदर या आयरन होता है या कॉपर होता है। तो ये जो ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म है ये सेरोटोनिन सिंथेसिस में यूज होता है। सेरोटोनिन एक हार्मोन है। ठीक है, ये भी आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे। ये स्लीप के अंदर इसका रोल होता है। ठीक है, और ये पेन को भी कम करता है। इसके बाद टायरोसिन मेटाबॉलिज्म है, ये भी सेकंड ईयर का टॉपिक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ पर भी क्या होता है कि एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज ही होगा। ठीक है, जहां भी जितने भी मेटाबॉलिज्म हम पढ़ रहे हैं सभी के अंदर कोई ना कोई एंजाइम है। ठीक है, उस एंजाइम का नाम हाइड्रोक्सिलेज ही होगा। और हाइड्रोक्सिलेज के लिए जहां भी हाइड्रोक्सिलेज है वहां पर कोफैक्टर जो है आपका विटामिन सी होता है। तो टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है कि टायरोसिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है ना, टायरोसिन बेसिकली क्या चीज होती है? टायरोसिन जो है बेसिकली फिनाइल एलानीन को कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे ना अमीनो एसिड्स के अंदर, तो टायरोसिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल फिनाइल के साथ जो है ना, फिनोल जो होता है ग्रुप, उसके साथ मिलता जुलता होता है। जस्ट जो है इसके साथ एक एलानीन जो है ना वो ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, तो अब देखें, एस्कॉर्बिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट। तो टायरोसिन से जो है, क्योंकि टायरोसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? फिनाइल एलानीन, एलानीन जो है वो पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाती है, इसका ये रिएक्शन होता है, तो ये बन जाता है फिनाइल पायरोवेट। अब फिनाइल पायरोवेट की हाइड्रोक्सिलेशन होती है तो ये बन जाता है हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट। अब हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट जो है इसकी मजीद हाइड्रोक्सिलेशन करने के लिए एक और एंजाइम होता है जिसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, वो इसको कन्वर्ट करता है एक और सब्सटेंस के अंदर, एक एसिड के अंदर, जिसको हम कहते हैं होमोजेंटिसिक एसिड। ठीक है, ये टायरोसिन मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो ये आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में यूज होता है जस्ट। ठीक है, बाकी चीजें जो है वो सेकंड ईयर की हैं, ये सारे मेटाबॉलिज्म जो है। ठीक है, आपने जस्ट एक हेडिंग याद रखनी है ताकि अगर इसमें से कोई MCQ आता है तो आपको वो ड्रॉप ना हो आपका। इसके बाद फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म यहाँ पर भी हमने उस दिन देखा था कि फॉलेट जो है उसकी रिडक्शन होती है। ठीक है, तो उससे बनता है डाईहाइड्रोफोलेट, डाईहाइड्रोफोलेट की रिडक्शन होती है तो बनता है टेट्राहाइड्रोफोलेट।
तो वो जो रिडक्टेज एंजाइम है ना आपका, फोलेट रिडक्टेज, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज था, उसका कोफैक्टर भी आपका विटामिन सी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है विटामिन सी के अलावा उसका नियासिन भी होता है, जो एनएडीएच हमने देखा था ऊपर यूज हो रहा होता है, एक एनएडीएच जो है वो एनएडी के अंदर कन्वर्ट होता है, तो नियासिन भी इसका कोफैक्टर होता है और विटामिन सी भी इसका कोफैक्टर होता है, ठीक है। तो ये इसका सिक्स्थ फंक्शन था। सेवंथ फंक्शन अगर हम इसका देखें तो ये पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ यूज होता है, सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर, यानी आपके जो सेक्स हार्मोन्स है इनकी सिंथेसिस के लिए भी यूज होता है, क्योंकि वहां पर भी हाइड्रोक्सीलेजेस एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, और वो हाइड्रोक्सीलेजेस एंजाइम जो है विटामिन सी को एज कोफैक्टर यूज करते हैं। फिर हमने कहा कि विटामिन सी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके अलावा हमने कौन से कहे कहे थे कि विटामिन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हमने कहा विटामिन ए था, विटामिन ई था, ठीक है। तो ये जो विटामिन ए और ई जो है बी कॉम्प्लेक्स है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन सी की निस्बत, क्योंकि ये थोड़े रेयर होते हैं, ठीक है। विटामिन ए जो है इसका आईज के अंदर जो है वो इफेक्ट होता है, ठीक है, जो विजन है उसके अंदर रोल होता है। विटामिन ई जो है इसका एंटीऑक्सीडेंट और लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर रोल होता है। बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सारे जो है वो एंटीऑक्सीडेंट में यूज होते जाएं, जो ऑक्सीडेंट्स बन रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर उन्हीं के अंदर ये सारा उनके साथ खपते रहे, तो ये तो वहीं पे सारे यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी इनका जो ओरिजिनल रोल है वो तो ये प्ले ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए विटामिन सी जो है इसका स्पेयरिंग इफेक्ट होता है, कि विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। तो विटामिन ए, विटामिन ई और कुछ बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो जो है उनको एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम नहीं करना पड़ता, तो वो अपना रोल प्ले करने में उनको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये इसका स्पेयरिंग इफेक्ट है, कि ये उनको जो है रिलैक्सेशन देता है कि भाई मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तुम लोग अपना काम करो, ठीक है। जब ज्यादा ऑक्सीडेंट्स बनते हैं तब फिर विटामिन ए, ई जो है ये भी मैदान में आ जाते हैं और ये भी एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब आ गया इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट। हमने कहा कि विटामिन सी जो है कोरोना के अंदर बड़ा इसका इफेक्ट है जी। आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो लीमू डाल के पानी के अंदर वो पिए आप, तो वो क्यों होता है कि विटामिन सी जो है वो आपकी एंटीबॉडीज जो है उसकी प्रोडक्शन को एनहांस करता है, ठीक है। जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज होंगी उतनी आपकी डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा। आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप पे कोई डिजीज जो है वो इफेक्ट नहीं कर सकेगी। इसके अलावा ये क्या करता है कि फैगोसिटिक एक्शन जो है लिकोसाइट्स का फैगोसिटिक एक्शन क्या है कि ये जो जर्म्स आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं उनको इंगल्फ कर लेते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आजकल जो है क्यों विटामिन सी कोरोना के अंदर हम कह रहे हैं कि आप बार बार जो है विटामिन सी के सप्लीमेंट्स खाएं, मल्टीविटामिन्स खाएं, ठीक है। जो लोग कोरोना के अंदर इस वक्त बीमार हैं, अभी इसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो वो लोग मल्टीविटामिन खा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। साथ वो क्या खा रहे हैं, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स, ठीक है, आयरन के सप्लीमेंट्स, और जो साथ में कुछ पेन किलर्स जो हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होती है, तो यही ट्रीटमेंट चल रही है आपकी, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही मजबूत रहे, आपको कुछ हो ही ना, ठीक है। तो इसके अलावा कैटारेक्ट जो है, सफेद मोतिया, आपने नाम सुना होगा, विटामिन सी जो है सफेद मोतियों को भी कम करता है, ठीक है, क्योंकि इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, और ये जो है ना क्योंकि एंटीबॉडीज बनवा रहा है तो ये क्लियरेंस ज्यादा करवाता है, ठीक है। तो लेंस जो है वो ओपेक नहीं होता, ठीक है। कैटारेक्ट बेसिकली सफेद मोतियों को कहते हैं, जिसमें आपका जो लेंस होता है आई का वो ओपेक हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा जो प्रोटीन्स होती है उनकी हो जाती है कोगुलेशन, तो वो प्रोटीन्स जमा होकर एक जगह सारा लेंस को जो है ना वो ओपैक कर देती है, ठीक है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो खत्म कर देती है। इसके अलावा प्रिवेंटिव एक्शन है क्रोनिक डिजीज के अंदर, ये वही चीज है, ठीक है, कि ये अच्छा यहाँ पे हार्पर के अंदर एक लाइन लिखी होगी कि हाई फीवर के अंदर, कोल्ड फीवर के अंदर जो है ना विटामिन सी जो है दिया जाता है। तो ये बहुत सदियों से जो है विटामिन सी को एज ए मेडिकेशन जो है यूज किया जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ना, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर आप उससे ज्यादा भी खा लेते हैं तो उससे आपको नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा ही होता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बुखार बुखार को कम करने के लिए, ठीक है। और इवन जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो आपको हाई फीवर भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन थे, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। इसका रोल है कोलाजिन फॉर्मेशन के अंदर, जहां पर ये लाइसाइल हाइड्रोक्सीलेज और पोरोलाइल हाइड्रोक्सीलेज के कोफैक्टर के तौर पे यूज होता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन हमने कहा बोन फॉर्मेशन, क्योंकि कोलाजिन जो है बोन के मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से इसका रोल है। आयरन की एब्जॉर्प्शन करवाता है ये, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो Fe2+ की फॉर्म में होती है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो डाइट में जो Fe3+ आता है ये उसको Fe2+ के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाती है। हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ये
जो समटाइम जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट्स बन रहे होते हैं, जो टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं, वो हीमोग्लोबिन को इनएक्टिव कर देते हैं। इसके अंदर जो आयरन होता है उसको Fe3+ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेथमोग्लोबिन, नॉन हीम आयरन जो होता है, ठीक है। उस मेथमोग्लोबिन को दोबारा एक्टिव फॉर्म के अंदर, रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर यानी हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो रिडक्टेज एंजाइम है वो इसको यूज करता है। इसके बाद ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है, क्योंकि वहां पर एक हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है जो कि ट्रिप्टोफैन को हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर हमने कहा टायरोसिन जो है, इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन होती है एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के अंदर, वहां पर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, तो वो जो है उसके लिए कोफैक्टर के तौर पे यूज हो रहा होता है विटामिन सी। फिर हमने कहा जो डाईहाइड्रोफोलेट था, इसके लिए हमने दो कोफैक्टर देखे, एक NADH यानी वो जो नियासिन है, ठीक है, और दूसरा आपका विटामिन सी, ठीक है। तो इसके बाद हमने कहा कि पेप्टाइड हार्मोन्स हैं जो आपके, क्योंकि उनके अंदर जो है ना ग्लाइसिन होती है तो उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होनी होती है, तो उन हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए भी यूज होता है। फिर सेक्स हार्मोन्स जो हैं उनके अंदर हाइड्रोक्सिलेजेस होते हैं, कई जगहों पे कई स्टेप्स होते हैं जहां पर हाइड्रोक्सिलेशन हो रही होती है, तो वहां पर विटामिन सी यूज होता है। फिर ये एंटीऑक्सीडेंट है खुद भी, तो जब ये खुद एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी कर रहा होता है तो ये दूसरे विटामिन्स को स्पेयर कर देता है, ठीक है। उनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, वो अपना रोल प्ले करते हैं जो उनका ओरिजिनल फंक्शन है, उनको एंटीऑक्सीडेंट काम नहीं करना पड़ता, लिहाजा उनकी जो क्वांटिटी है वो इधर वेस्ट नहीं होती, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसका स्पेयरिंग इफेक्ट है। फिर हमने कहा इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट है कि एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, फेगोसिटिक एक्शन जो है ल्यूकोसाइट्स का उसको बढ़ाता है, ठीक है। देन हमने कहा ये कैटारेक्ट जो सफेद मोतिया है उसको नहीं होने देता, क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर जो है इसका रोल है कि ये उससे प्रिवेंट करता है। अब अगर विटामिन सी नहीं बनता तो मैंने कहा विटामिन सी जो है वो कोलेजन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, ठीक है, जो कि आपके तकरीबन बॉडी के हर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, जहां पर भी स्किन है वहां पर कोलेजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जिस तरह गम्स हैं यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो गम्स जब जो है इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, उसके बाद इनके इनके अंदर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ये लूज हो जाती है, ठीक है। देन हमने कहा कि आयरन अब्जॉर्प्शन में रोल था, हीमोग्लोबिन की मेटाबॉलिज्म में रोल था, जब वो नहीं होगा तो ब्लड डेफिशिएंसी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा, हमने कहा अनीमिया हो जाएगी। हमने कहा कि ये हाई फीवर के अंदर, कॉमन कोल्ड के अंदर यूज होता है, जब ये नहीं होगा तो आपको हाई फीवर हो जाएगा, और जब ये सारी कंडीशंस मिलेंगी, ब्लीडिंग गम्स हो रहा है, आपको अनीमिया हो रही है, हाई फीवर है, रिजल्टेंटली आपको क्या होगा, लिथार्जी, फटीग, ठीक है, आपसे कोई काम नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो ये एक निमोनिक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी हुई, इचमोसिस होता है एक लफ्ज, इचमोसिस, ये जरा मैं आपको बताता हूँ, पहले ही आपको एक निमोनिक बता दूं। स्कर्वी की डिजीज का जो निमोनिक है आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, शेड्स के नाम से, SHADES, शेड्स। तो शेड्स में क्या होता है, स्किन डिस्कलरेशन एंड ब्रूजिंग, ये बेसिकली जो है इचमोसिस को कहते हैं। ये वर्ड मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, यहाँ पे मिस हो गया है, न्यू एडिशन के अंदर बरल ये मौजूद है। स्किन डिस्कलरेशन, स्किन जो है इसके ऊपर नीले नीले धब्बे बनते हैं, ठीक है। ब्रूजिंग कहते हैं नील पड़ना, वो जो जब कोई बाबा चंडे करा दे ना तो बंदा नीला पीला हो जाता है, तो वो ब्रूजिंग होती है, ठीक है। लेकिन ये डिजीज के अंदर भी हो सकता है, जैसे कि विटामिन सी डेफिशिएंसी के अंदर जो है जिस्म के ऊपर नीले नीले धब्बे बनते हैं और स्किन का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, तो इसको स्किन डिस्कलोरेशन या ब्रूजिंग या इचमोसिस का नाम देते हैं। इसके साथ हेमरेजिंग हो रही होती है, क्योंकि कोलेजन नहीं है तो स्किन जो है फटना शुरू हो जाती है, जिस तरह गम्स जो है यहाँ पर भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, अनीमिया हो जाती है, डेंटल इश्यूज है, ठीक है, एग्जॉस्टन या फिर फटीग है, स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स है, वहां पर भी कोलाजिन का रोल है। तो ये जो है स्कर्वी है, और ये आपका जो है बच्चों स्कर्वी हमारे पेपर में, जब मैंने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया था स्कर्वी जो है ये आई थी मेरे पेपर के अंदर, ये SCQ आया था, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का SCQ है, दूसरा विटामिन सी डेफिशिएंसी इचमोसिस जो है ये MCQ है, दूसरा स्कर्वी जो है ये आपकी SCQ है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद करना है, सोर्सेज आप याद कर लें ना करें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एक दो फंक्शन जो लिपनकॉट और हार्पर के ऊपर लिखे हैं वो आपने याद करने हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, होप सो कि आपको समझ आई होगी।